Hello friends, welcome to Question Classes. Welcome in this series of NEET 2021 Physics. तो अभी तक हम बेसिक मैथमेटिक्स डिस्कस कर रहे थे और उसी सीरीज में हम आज इंटीग्रेशन डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने डिफरेंशिएशन डिस्कस किया था, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उसे एक बार देख लीजिए, ताकि जो इंटीग्रेशन का जो टॉपिक है वो कम्प्रिहेंसिवली क्लियर हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इंटीग्रेशन क्या है? आपने देखा होगा कि इंटीग्रेशन को हम लोग क्या लिखते हैं, इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स डी एक्स। एफ ऑफ एक्स क्या है? एक फंक्शन है। फंक्शन का सिंपल सा मतलब होता है कि एफ ऑफ एक्स एक्स के टर्म्स में लिखा हुआ है। मान लिया कि एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है या फिर 3x स्क्वायर प्लस 4, ये सारे फंक्शंस हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है? ये साइन होता है इंटीग्रेशन का। ठीक है, और ये जो है ये वो वेरिएबल है जिसके रिस्पेक्ट में हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए, जो इंटीग्रेशन है दैट इज अपोजिट ऑफ डिफरेंशिएशन। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं इसके लिए। ठीक है, मान लिया कि y इक्वल टू एक्स क्यूब है। अगर आप इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा तो dy बाई डी एक्स क्या आ गया? 3x स्क्वायर। ठीक है, अगर हम 3x स्क्वायर को इंटीग्रेट करें तो हमें फिर से x क्यूब ही मिलेगा। कैसे? ये हमारा आ जाएगा x क्यूब। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन इज जस्ट अपोजिट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, ये सिंपल सा मतलब आप मल्टीप्लाई डिवाइड कर लीजिए। अगर किसी एक नंबर को हम लोग डिवाइड करते हैं किसी एक नंबर से और फिर उसी नंबर से उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा रिजल्ट क्या होता है? सेम होता है। जैसे कि 4 को हम डिवाइड किए 2 से और फिर उसको मल्टीप्लाई किए 2 से, तो क्या रिजल्ट आएगा? 4 ही आएगा। तो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन कुछ इसी तरह का है कि इंटीग्रेशन इज अपोजिट ऑफ डिफरेंशिएशन एंड डिफरेंशिएशन इज अपोजिट ऑफ इंटीग्रेशन। तो जो फॉर्मूला आप डिफरेंशिएशन में पढ़ते हैं आप उसी को जस्ट रिवर्स कर दीजिए तो आपको इंटीग्रेशन मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो मैंने फॉर्मूला जो यूज़ किया है इंटीग्रेशन का, वो यूज़ किया है इंटीग्रल x टू द पावर n इज इक्वल टू x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1। ठीक है, अगर आप इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा, जैसा मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है? nx n माइनस 1। ठीक है, इसी को यूज़ करते हुए अगर हम इस चीज़ को डिफरेंशिएट करें, इसको डिफरेंशिएट कीजिए, तो ये तो कांस्टेंट है, ये तो बाहर ही रहेगा, तो इसको ये क्या हो जाएगा? n प्लस 1 x n प्लस 1 माइनस 1। ठीक है, क्या आ जाएगा? ये n प्लस 1 से n प्लस 1 कट गया, हमारा आंसर x टू द पावर n आ गया। देखिए दोनों सेम है। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन इज जस्ट अपोजिट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन। वन इज इनडिफिनिट, सेकेंड इज डिफिनिट। इनडिफिनिट इंटीग्रेशन में क्या होता है कि जैसे ये लिख दिया एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, यहाँ पर देखिए इंटीग्रेशन का कोई लिमिट नहीं है। इसका मतलब जो x जो मेरा वेरिएबल है वो कहाँ से कहाँ तक जा रहा है ये मुझे पता नहीं है। लेकिन डिफिनिट इंटीग्रेशन में क्या होता है कि हमें पता होता है कि x कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, 2 3, मतलब कि अगर ऐसा होता है तो x हमारा जो है वो 2 से 3 तक वेरी करता है। तो इन दोनों को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। तो इनडिफिनिट इंटीग्रेशन जो मैंने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था वो बेसिकली एक इनडिफिनिट इंटीग्रेशन ही था। देखिए, अगर हम किसी भी मान लिया कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है। ठीक है, अगर हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या आ जाएगा? एफ डैश एक्स। ये नोटेशन है कि एफ डैश एक्स इज द डिफरेंशिएशन ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है, अगर अब जैसे मैंने बोला कि अगर किसी भी फंक्शन को हम डिफरेंशिएट करते हैं फिर उस डिफरेंशिएशन को इंटीग्रेट कर लेंगे तो हमें सेम फंक्शन मिल जाएगा। इसका मतलब अगर हम एफ डैश एक्स को इंटीग्रेट करें तो हमें क्या मिलेगा? एफ ऑफ एक्स। ठीक है, लेकिन साथ साथ हम इसमें एक कांस्टेंट जोड़ देते हैं। ये एक कांस्टेंट है, 2 3 4 कोई भी नंबर है। ठीक है, ऐसा क्यों करते हैं? चलिए एक एग्जाम्पल समझते हैं। मान लिया कि हमारे पास एक फंक्शन है x³ + 1।
आप इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, क्या आ जाएगा 3x²। फिर दूसरा फंक्शन है x³ + 4, आप इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, क्या आएगा 3x²। तो दोनों केस में हमारा क्या आ रहा है, डिफ्रेंशिएशन सेम आ रहा है। अगर इसी को हम अगर इंटीग्रेट करते हैं तो क्या आ जाएगा x³ आ जाएगा, प्लस हमें ये नहीं पता है कि यहाँ पर क्या आएगा, 1 2 3 कुछ भी आ सकता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि जस्ट एक कांस्टेंट जोड़ देते हैं ताकि हमें ये पता चले कि हम किस फंक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एक हम लोग कन्वेंशन इनडिफिनिट इंटीग्रेशन में फॉलो करते हैं, ठीक है ना, इनडिफिनिट में, ठीक है। डिफिनिट में इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्यों नहीं पड़ेगी वो मैं आपको जब डिफिनिट इंटीग्रेशन जब डिस्कस करूंगा तब मैं इसको आपको इलाबोरेट कर दूंगा, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट हम लोग कुछ फार्मूला देख लेते हैं इनडिफिनिट इंटीग्रेशन का, ठीक है। सबसे पहले x⁴n dx = x⁴n + 1 / n + 1 + c। देखिए अब n यहाँ पर 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, -1 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सॉरी -1 नहीं होगा, ठीक है, -1 यहाँ होगा तो ये फिर 0 हो जाएगा उसका मैं आपको अलग से बताऊंगा, ठीक है। अब एक अगर कांस्टेंट फंक्शन है, मान लीजिए कि अगर हम 4 को इंटीग्रेट करते हैं तो क्या आ जाएगा, सिंपल 4x आ जाएगा। कैसे, अगर हम इसी फॉर्मूला को अप्लाई करें तो n क्या है 0, तो x⁴ 1 को अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर भी n को आप 0 पुट कर लीजिए, तो x 0 + 1 / 0 + 1, ये क्या आ जाएगा हमारा x, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा है वह है इंटीग्रल ऑफ कांस्टेंट फंक्शन इनटू f(x) dx, ठीक है। यहाँ एक कांस्टेंट क्वांटिटी एक किसी फंक्शन से मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब कि मान लीजिए कि ऐसा है हमारा 3x² dx, ऐसा कुछ है। तो सिंपल हम क्या करेंगे कि जो कांस्टेंट मल्टीप्लायर है हम उसको इंटीग्रल के बाहर ले जाएंगे, इसका हमें इंटीग्रेशन प्रोसेस में कोई यूज़ है नहीं, ठीक है। इसको हम इंटीग्रेट करते हैं तो क्या आ जाएगा x³ / 3 और सिंपल यहाँ से यहाँ कैंसिल हो जाएगा। मतलब कहने का ये मतलब है कि इसको अगर हम देखते हैं तो c बाहर आ जाएगा और इंटू f(x) dx ये चीज़ आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखते हैं कि अब हम कुछ फार्मूले की बात कर रहे थे। एक तो हमारा ये फार्मूला आ गया था, ठीक है। जो दूसरा हमारा जो फार्मूला है वो है इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इंटीग्रल ऑफ sin of x dx = क्या हो जाएगा हमारा -cos x, और इंटीग्रल ऑफ cos x dx क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा sin x। ये कैसे आया, देखिए sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x, तो cos x को अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा sin x। सिमिलरली cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है -sin x, ठीक है। तो हम -sin x को अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा cos x। इसका मतलब sin x को अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा -cos x, ठीक है। अब उसी तरह से tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है sec² x, तो उसी तरह से अगर हम sec² x को अगर हम डिफरेंशिएट करें तो हमारा क्या, सॉरी इंटीग्रेट करें तो क्या आ जाएगा tan x, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं अभी जैसे मैंने बताया था कि इंटीग्रल ऑफ 1/x, ठीक है, ये स्पेशल केस है x⁴n + x⁴n का। ऐसा क्यों हो रहा है, देखिए अगर इस फॉर्मूला में आप x⁴n + 1 / n + 1 अगर आप n = -1 रखते हैं तो क्या ये क्वांटिटी 0 आ जाएगी, तो ये पूरी की पूरी क्वांटिटी इनडिटर्मिनेंट हो जाएगा, दैट इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। इसलिए हम ये जब n = -1 होगा तो हम ये फॉर्मूला यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। तो सिंपली 1/x का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है log x, ठीक है। log x डिफरेंशिएशन आपने पढ़ रखा है, क्या होता है 1/x, ठीक है। तो इसी को इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा आ जाएगा log x। सिमिलरली इंटीग्रेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज सेम। ऐसा क्यों, क्योंकि इसका अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन का तो क्या आता है e⁻x ही आता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं कि कुछ हम लोग वेरिएशन देख लेते हैं, ठीक है। वेरिएशन, अब जैसे मान लिया कि आपको बोल दिया sin of 2x + 3, इसको इंटीग्रेट करो। आपने फॉर्मूला किसका पढ़ा है sin x का, लेकिन यहाँ क्या है 2x + 3 है, ठीक है। यहाँ हम किससे इंटीग्रेट कर रहे हैं, हमारा वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन क्या है x है, ठीक है। अब ये ध्यान रखिएगा कि जैसा हम लोग डिफरेंशिएशन में क्या करते थे कि जब dy/dx किया तो हमारा y जो है वो x का फंक्शन है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल d of
साइन 2x बाई डी एक्स, यहाँ पर देखिए यहाँ x है, यहाँ 2x है, ठीक है। तो सिंपली हम लोग इसको ये नहीं लिख सकते हैं कि cos 2x होगा, नहीं, ये हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़, ये नीचे वाला x और यहाँ जो साइन के अंदर जो ये x आ रहा है वो सेम होना चाहिए, ठीक है। तो आपको मैंने रूल भी बताया था कि d ऑफ साइन ऑफ ax बाई डी एक्स अगर ऐसा है तो आप सिंपल क्या कीजिए कि आप इसको पहले तो नॉर्मल मान करके डिफ्रेंशिएट कीजिए, क्या आ जाएगा cos ax, ठीक है। और फिर ये जो x का जो मल्टीप्लायर है उसको आप उस डिफ्रेंशिएशन से मल्टीप्लाई कर लीजिए। जैसे यहाँ पर a मल्टीप्लायर है तो हम इसको सिंपल a से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो सेम मैनर इंटीग्रेशन में क्या करेंगे कि जो x का जो मल्टीप्लायर है उसको टोटल इंटीग्रेशन से डिवाइड कर देंगे। जैसे देखिए इसका अगर हम 2x प्लस 3 सिंपल अगर हम इसको x मान करके इंटीग्रेट करें तो क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ cos 2x प्लस 3, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि इसका मल्टीप्लायर 2 है तो हम इसको सिंपल 1/2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। ऐसा क्यों हो रहा है ये आप ध्यान रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत बार लोग कंफ्यूज होते हैं और हमेशा कुछ न कुछ गलत कर देते हैं, ठीक है। ऐसा क्यों हो रहा है, चलिए थोड़ा इसको इलेबोरेट करते हैं। देखिए क्या होता है कि इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x dx, ठीक है, इसका ये मतलब है कि ये जो वेरिएबल है और ये वेरिएबल वो है सेम, ठीक है। अगर साइन ऑफ 2x प्लस 3 है, अगर हम इसको इंटीग्रेट करें 2x प्लस 3 के रिस्पेक्ट में तो हमारा सिंपल आ जाएगा माइनस कॉस 2x प्लस 3। हमें कुछ चेंज नहीं करना है, ये चीज़ और ये चीज़ सेम होना चाहिए, ठीक है। नहीं होता है अगर हमारा ऐसा दिया हुआ है, ठीक है, नहीं दिया हुआ है, अभी हमें करना है तो हम क्या करेंगे कि पहले इसको और इसको इक्वल करेंगे। इक्वल कैसे कर सकते हैं, मान लिया कि लेट 2x प्लस 3 इक्वल टू u, ठीक है। अब दोनों साइड हम क्या करते हैं कि x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा ट्वाइस dx, सॉरी 2x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा 3 का कांस्टेंट है तो डिफरेंशिएशन 0 इज इक्वल टू du बाई dx, ठीक है। यहाँ से मेरा dx क्या आ जाएगा, हम dx को रिप्लेस करेंगे, ठीक है, dx आ जाएगा du बाई 2, ठीक है। तो अब हमारा इंटीग्रेशन कैसा बनेगा, साइन ये हमने u माना था और यहाँ मेरा आ गया, देखिए dx क्या है du बाई 2, 1/2 बाहर आ गया, साइन u du। इसका हमें पता है इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस u डिवाइडेड बाई 2 और u क्या है मेरा 2x प्लस 3, ये हमारा आंसर आ गया। और जो मैंने यहाँ आपको बताया था, जो मैंने ये बात बोली थी कि हम इसको डिवाइड कर देंगे, सेम चीज़ है, ठीक है। तो हम इसको ऐसे जनरलाइज कर सकते हैं कि इंटीग्रल ऑफ f ऑफ ax प्लस b dx इज इक्वल टू f ऑफ ax प्लस b बाई a, वेयर दिस इज द इंटीग्रल ऑफ f ऑफ ax प्लस b, ठीक है। आई होप आप लोग को ये क्लियर हो गया होगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आप इसे रिवाइज कर ले, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x प्लस माइनस g ऑफ x, ठीक है। इसको हम लोग कैसे इंटीग्रेट करेंगे, मान लिया कि हमारे पास ऐसा है कि हमें इंटीग्रेट करना है कि x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर, इसको हमें इंटीग्रेट करना है, तो इसका तो कोई हमारे पास फॉर्मूला है नहीं, सिंपल क्या करेंगे कि हम इंडिविजुअल टर्म को इंटीग्रेट करके ऐड कर देंगे। इसको हम लोग ऐसे करेंगे, ठीक है। इंडिविजुअल टर्म को इंटीग्रेट कर दिया, यहाँ पर प्लस साइन था तो यहाँ पर प्लस लगा दिया, और माइनस साइन होता तो माइनस लगाते, ठीक है। तो इस तो हमारा फॉर्मूला क्या बन गया, ठीक है। तो ये हमारा है इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, ठीक है। तो नीट में बस आपको बहुत शैलो ही नॉलेज चाहिए इंटीग्रेशन का, जितना मैंने आपको फार्मूला बताया बस उतना ही याद कर लीजिए, दैट विल बी सफिशिएंट टू सॉल्व इनफैक्ट ऑल ऑफ योर प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू नीट सिलेबस। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं डिफिनिट इंटीग्रेशन की। देखिए नाम से ही पता चलता है ये डिफिनिट है। डिफिनिट मतलब गैंग्स ऑफ वासेपुर वाला डिफिनिट नहीं, डिफिनिट मतलब जिसका लिमिट हमें पता है, ठीक है। इंटीग्रल f ऑफ x dx फ्रॉम a टू b, मतलब x जो है वो वैरी कर रहा है a टू b, ठीक है।
हमें जब हम इंडिफिनिट इंटीग्रेशन की बात कर रहे थे तो हमें ये नहीं पता था कि आखिर x कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, ठीक है। जैसे x dx 2 से 3, मतलब कि अगर भी इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं तो x हमारा क्या कहाँ वेरी कर रहा है, 2 से 3 तक, ठीक है। तो इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, तो सबसे पहले क्या कीजिए कि आप इसको इंडिफिनिट इंटीग्रेशन की तरह इंटीग्रेट कीजिए, तो क्या आ जाएगा आंसर, x²/2, ठीक है, प्लस सी। अब जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि डिफिनिट इंटीग्रेशन में कांस्टेंट का कोई वैल्यू है नहीं, क्यों, क्योंकि कांस्टेंट एट द एंड ऑफ द डे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। कैसे, जब हम लिमिट लगाएंगे तो ये हमारा 2 से 3 तक लिमिट होगा, तो पहले क्या करेंगे कि हम यहाँ पर 3 पुट करेंगे, तो क्या आ जाएगा 3²/2 प्लस सी, माइनस, फिर हम माइनस करेंगे क्या करके, पुट करके 2 पुट करके 2²/2 प्लस सी, तो क्या आ जाएगा 3² माइनस 2²/2 प्लस सी माइनस सी, ये सी से सी कैंसिल हो गया। तो कोई भी कांस्टेंट रहे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो हमारा इसका आंसर क्या आ जाएगा, 9 - 4/2, क्या आ जाएगा 2.5, ठीक। तो ये है डिफिनिट इंटीग्रेशन। डिफिनिट इंटीग्रेशन इज सिंपली इनडिफिनिट इंटीग्रेशन विथ फाइनाइट लिमिट, ठीक है। अब देखिए डिफिनिट इंटीग्रेशन का एक बहुत बड़ा ये भी है एप्लीकेशन भी है, वो हमें एरिया देता है, ठीक है। इसका मैं बहुत छोटा सा एक एग्जांपल देता हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। मान लिया कि ये मेरा y = x है, ठीक है, ये हमारा x = 1 का लाइन है, x = 0 है, ठीक है। अब हमें इंटीग्रेट करना है y = x को कहाँ से कहाँ तक, x = 0 से x = 1 तक। तो आप इंटीग्रेट कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, x²/2 लिमिट फ्रॉम 0 to 1 क्या आ जाएगा, हाफ, ठीक है। तो अब देखिए ये चीज क्या है, x के y = x एक कर्व है, ठीक है। अगर हम x = 0 से x = 1 तक का अगर हम एरिया फाइंड करते हैं कि x एक्सिस के साथ ये जो लाइन है वो कितना एरिया बना रहा है, तो ये सिंपल ट्रायंगल है। ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो अब x = 1 है तो y भी 1 होगा, तो यहाँ पर ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, ठीक है। 1 × 1 क्या आ गया, हाफ, तो एरिया भी हाफ आ गया। और अगर हम डिफिनिट इंटीग्रेशन करते हैं तो हमें क्या मिला, हाफ। तो ये मतलब कि डिफिनिट इंटीग्रेशन हमें क्या देता है, एरिया ऑफ कर्व विथ एक्स एक्सिस, ठीक है। एक्स एक्सिस क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पर एक्स से के रेस्पेक्ट में ही हम इंटीग्रेट कर रहे हैं इसलिए जो है ये हमारा एक्स एक्सिस के साथ ही जो टोटल जो सरफेस बन रहा है उसका एरिया दे रहा है, ठीक है। तो ज्योमेट्रिकली देखिए क्या है, इंटीग्रेशन आपको क्या देगा, एरिया देगा, और डिफरेंशिएशन क्या देगा, आपको स्लोप देगा, ठीक है। अब देखिए y = x ही था, तो y = x को अगर हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या आ जाएगा, 1 आ गया। और इसका स्लोप क्या है, y = x लाइन का 1 है, क्यों, क्योंकि y = mx + c, यहाँ पर m क्या होता है, हमारा स्लोप होता है, और यहाँ पर m को अगर हम कंपेयर करते हैं तो m हमारा 1 आ गया, तो हमारा स्लोप यहाँ पर 1 आ गया। सो डिफरेंशिएशन गिव्स अस स्लोप एंड इंटीग्रेशन गिव्स अस एरिया। तो चलिए इंटीग्रेशन की तो कहानी खत्म हो गई, ठीक है। अब इसका यूज क्या है, मतलब आखिर हम लोग इसको क्यों पढ़ रहे हैं, आखिर फिजिक्स में ऐसा क्या हो गया है। देखिए जो भी चीज़ हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं, जिन चीज़ों का हम फॉर्मूला हम डिराइव किए हुए हैं, उसमें एक चीज़ कॉमन है, उसमें क्या होता है कि वो क्वांटिटी कांस्टेंट है, ठीक है। जैसे मान लिया कि अगर आपको मैं बोलूं कि हमारा जो इनिशियल वेलोसिटी है वो है 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। फाइंड डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट 3 सेकेंड्स। आप इसको क्या कीजिएगा, सिंपल आप फॉर्मूला लगाइएगा, s = ut + ½ at², ठीक है। यहाँ चलिए इस रिलेशन को 1 भी दे दिया, तो क्या हो जाएगा, सिंपल आप पुट कीजिए 2 × 3 + ½ × 1 × 3 का होल स्क्वायर, 6 + 9/4, ठीक है। जो भी आपका आंसर आएगा वो हो जाएगा। लेकिन अगर मैं आपसे यही बोलूं कि मेरा जो u है ये 2t है, मतलब कि मेरा जो इनिशियल स्पीड है, सॉरी जो मेरा वेलोसिटी है वो 2t है, मतलब कि जो मेरा वेलोसिटी है वो t के रेस्पेक्ट में वेरी कर रहा है, मतलब चेंज कर रहा है, ठीक है।
और यहाँ पर 2t स्क्वायर ले लीजिए, इसको थोड़ा और इसको कॉम्प्लिकेट करते हैं, ठीक है। तो क्या है कि यहाँ पर मेरा जो वेलोसिटी है वो चेंज कर रहा है। t इक्वल टू 0 सेकेंड पर वेलोसिटी 0 है, t इक्वल टू 1 सेकेंड पर वेलोसिटी 2 है, और t इक्वल टू 2 सेकेंड पर वेलोसिटी क्या है 8 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। अब मैं बोलता हूँ कि फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ दैट पार्टिकल इन फर्स्ट 3 सेकेंड। आप इसको कैसे कीजिएगा, इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोगों को इंटीग्रेशन के थ्रू जाना पड़ेगा। इंटीग्रेशन का यूज यहीं आता है, ठीक है। तो हमें पता है कि s इज इक्वल टू इंटीग्रल v dt इंटीग्रल 2t स्क्वायर dt t इक्वल टू 0 टू 3 2t क्यूब बाई 3। अब इसको आप ये लगा लीजिए, लिमिट लगा दीजिए, 2 बाई 3 इंटू 27, 18 मीटर आंसर आ गया। देखिए कितना आसान था ये। तो इंटीग्रेशन का यूज़ यहीं पर है, ठीक है। नेक्स्ट चलिए एक हम लोग और अच्छा एग्जांपल लेते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रॉड ऑफ लेंथ L अबाउट वन ऑफ इट्स एंड इज ml स्क्वायर बाई 3, ठीक है। अगर मैं आपको ये बोलूँ कि मास ऑफ द रॉड इज 2 kg, लेंथ इज 1 मीटर, फाइंड mi, आप सिंपल इसको क्या कीजिएगा 2 इंटू 1/3 कर दीजिएगा, 2/3 आपका आंसर आ गया। लेकिन अगर मैं ये बोलूँ कि m इज 3x स्क्वायर, ठीक है, मतलब कि जो मास है वो वेरी कर रहा है x के साथ, ये रॉड जो है वो यूनिफॉर्म नहीं है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर x इक्वल टू 0 है तो मास यहाँ पर 0 है, x इक्वल टू अगर यहाँ पर 1 है तो मास यहाँ क्या है 3, अगर x इक्वल टू 2 है तो मास क्या है हमारा 4 3 12 kg है। इस तरह से वेरी कर रहा है। तो क्या हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि जब भी हम ये फॉर्मूला लगाते हैं तो हम ये एज्यूम करते हैं कि मास इज कांस्टेंट, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है mr स्क्वायर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ से x डिस्टेंस पर एक हम बहुत छोटा सा स्ट्रिप लेंगे, बहुत ही छोटा सा dx लेंथ का स्ट्रिप लेंगे। अब हम ये मानेंगे, अब देखिए कि अब हम बहुत छोटा लिए तो हम ये मान सकते हैं कि उस विड्थ में जो मास है वो कांस्टेंट होगा, ठीक है, यहाँ पर आई होगा, कांस्टेंट होगा। तो इस केस में हम लोग इस मास का इस एक्सिस के अबाउट हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख सकते हैं। क्या होगा dm मास इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा हो गया di, मतलब कि उस मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस, ठीक। अब देखिए dm क्या आ जाएगा, m क्या है 3x स्क्वायर, तो हम इसको क्या करेंगे कि x से डिफरेंशिएट करते हैं, तो आ जाएगा 6x आ गया। यहाँ से हमारा dm क्या आ जाएगा 6x dx, ठीक है। तो हमें वैल्यू मिल गया है, ठीक है, हम इसको यहाँ पर पुट कर देंगे dx, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे कि इंटीग्रेट कर दिया, तो इधर में हमारा टोटल वो आ जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और x कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, x जा रहा है 0 से 1 तक, 6x³ dx, यहाँ से क्या आ जाएगा 6x4/4, यहाँ से आपका आ गया 3/2, ठीक है। तो ये यहाँ ये है एप्लीकेशन इंटीग्रेशन का और इवन डिफरेंशिएशन का भी। तो जो भी आपका ये जो है इंटीग्रेशन हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया, जो भी मैथमेटिकल टूल हैं, दे आर द कोर ऑफ योर physics, they are the base of physics. So until and otherwise you are not very good at basic mathematics, you can't excel in physics, especially even मतलब नीट में भी बहुत सारे लोग बोलते हैं कि फार्मूला बेस्ड एग्जाम होता है, नहीं ऐसा नहीं है। आपको अगर 140 प्लस स्कोर करना है, अगर आपको मतलब इवन फुल, बहुत लोग तो फुल भी लाते हैं, तो अगर आपको इम्प्रूव करना है मार्क्स, तो आपका कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए, फार्मूले टिप्स पर होने चाहिए,
प्लस मैथमेटिक्स स्ट्रांग होना चाहिए। ये मतलब स्ट्रांग इन द सेंस कि नीट के हिसाब से स्ट्रांग होना चाहिए, आपको जेई वाला मैथमेटिक्स नहीं पढ़ना है। So with this we are ending our discussion on integration. I hope you all would have enjoyed this video. So in next video we are coming up with a very important topic which is vectors. बहुत लोगों को confusion होता है, तो so I will try to make it as easy as possible to understand. Yes, it is difficult और नीट में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नीट में तो सीधा का सीधा क्वेश्चन आ जाता है वेक्टर से, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट और डिफरेंट। तो आप कल या मोस्ट प्रोबेबली मैं कल इस पर वीडियो पोस्ट कर दूंगा। अगर आपको कोई डाउट है तो टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं, इवन आप मेल कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे।